सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। हम कंप्लीट कर रहे हैं हमारा 11th क्लास का पूरा सिलेबस एक सिंगल सीरीज के अंदर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स बिल्कुल ही स्क्रैच से, ताकि आपको आगे चल के कभी भी फ्यूचर में कोई भी प्रकार की किसी भी टॉपिक में समस्या ना जाए। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स यहीं इधर ही 11th में ही कंप्लीट हो जाए। अभी हम फिलहाल में पढ़ रहे हैं हमारा इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 विच इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इस वाले टॉपिक में, इस वाले चैप्टर में हम ऑलरेडी कई सारे टॉपिक्स सब टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, है ना। हमने पढ़ा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में, हमने पढ़ा ऑर्डिनल अप्रोच कार्डिनल अप्रोच के बारे में, कार्डिनल अप्रोच मार्शल के द्वारा दी गई, हमने ये पढ़ा। फिर हमने यूटिलिटी पढ़ी, टीयू एमयू रिलेशनशिप्स, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी एंड इन टू कमोडिटीज। ये सारे टॉपिक्स हमने, इससे भी ज्यादा टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज की जो वीडियो है ये इसके आगे वाले टॉपिक्स के लिए, आगे वाले टॉपिक्स इन द सेंस, जैसे मैंने आपको समझाया था पहली वाली वीडियो में कि जो हम यूटिलिटी या जो सेटिस्फेक्शन नापने का जो तरीका होता है वो हम दो तरीके से नाप सकते हैं, या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम दो तरीके से नाप सकते हैं, विच इज कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। तो कार्डिनल अप्रोच हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। कार्डिनल अप्रोच में हमने देखा कि जो यूटिलिटी है या जो यूटिल्स है वो नापे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, कार्डिनल नंबर्स, लाइक 1 रुपए का 1 यूटिल, 2 रुपए का 2 यूटिल, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इंफिनिटी। इस तरीके से हम कार्डिनल अप्रोच नापते हैं। ऑर्डिनल अप्रोच की जब आप बात करोगे, जो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं, ऑर्डिनल अप्रोचेस में आप नंबर्स के हिसाब से नहीं नापते हो किसी भी चीज को, या नंबर के हिसाब से मेजर नहीं करोगे कभी भी आप कोई भी सेटिस्फेक्शन को। आप कैसे मेजर करोगे उसको? यू हैव टू मेजर इट ऑन द बेसिस ऑफ रैंक्स। मुझे इस वाले गुड में सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, मैंने उसको रैंक नंबर 1 दे दी। जब मैंने उसकी दूसरी कमोडिटी कंज्यूम करी है, दूसरा यूनिट कंज्यूम करा, तो मैंने उसको दे दिया रैंक नंबर 2, तीसरा करा रैंक नंबर 3, चौथा करा रैंक नंबर 4। तो इस बेसिस पर आप रैंक पे जब आप बांट देते हो, दैट इज नोन एज ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, समझ आया कार्डिनल ऑर्डिनल के बीच में डिफरेंस? कार्डिनल नापता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 10 20 30 40 60 80 व्हाटएवर इट मे बी, एंड ऑर्डिनल नापता है ऑन द बेसिस ऑफ रैंक, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ अप टू सो ऑन। क्लियर है? तो ये होते हैं कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच जो है, ऑर्डिनल अप्रोच इज गिवन बाय हिक्सन। इसको हिक्सन एनालिसिस भी बोलते हैं, बिकॉज ये गिवन मतलब ये दिया था जे.आर. हिक्सन ने। ठीक है, जे.आर. हिक्स ने और साथ में मिलकर जे.डी. एलन ने। ठीक है, आर.डी.जे. एलन ने 1934 को मिलाकर, दोनों ने साथ में मिलकर गणना करी और बताया कि यार, क्योंकि हम अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग यूटिलिटी हो सकती है। भाई हो सकता है मेरे को कोई पेन यूज करके, सपोज ये मेरे पास जो ब्लू पेन रखा हुआ है, इसको यूज करके मेरे को 20 लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, लेकिन हो सकता है आपको 20 लेवल का सेटिस्फेक्शन नहीं मिले, है ना। आपको 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन नहीं मिले, आपको 5 का ही मिले। हो सकता है आपको 100 का मिल जाए। भाई सबकी सोच अलग अलग होती है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, कार्डिनल अप्रोच हमारे हिसाब से सही नहीं है। आप किसी भी चीज को नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, मतलब सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। आप रैंक में मेजर कर सकते हो कि हाँ, अगर मैंने 10 कमोडिटी यूज करी है, तो उस 10 में से कौन सी कमोडिटी को मैं सबसे पहले नंबर पे रखूंगा, किसको दूसरे पे, किसको तीसरे पे, किसको 10वें पे, किसी को 8वें पे, किसी को 5वें पे। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम दैट कमोडिटी। तो उनका कहना ये था। तो दोनों ने मिलके, जे.आर. हिक्स एंड आर.जी.डी. एलन ने मिलके 1934 में हिक्सन एनालिसिस किया था, ऑर्डिनल अप्रोच दिया था, और इसको एलन और हिक्स अप्रोच भी बोला जाता है। ठीक है, तो यही उनका बेसिक पर्पस था कि हम किसी भी चीज को नंबर्स में ना नापते हो, किसी भी चीज को नंबर्स में, लाइक 1 2 3 4 इसमें ना नापते हुए, इन नंबर्स में ना नापते हुए हम किसमें नापेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ रैंक्स नापेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ रैंक्स मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सो ऑन, इस तरीके से नापेंगे। इसको बोला गया ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। क्लियर है? बस इतना ही, और कुछ नहीं।
इसमें सबसे पहला टॉपिक जो आप पढ़ोगे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में, जैसे हमने वहां पे TUMU पढ़ा था, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पे आप 2-3 टॉपिक पढ़ोगे लाइक इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। ये दो ही टॉपिक हैं इसमें, हालांकि ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, बट दो ही टॉपिक। आज अपन इंडिफरेंस कर्व पूरा खत्म करेंगे, उसके असम्पशंस, मीनिंग, ऑब्जर्वेशन कर्व, शेड्यूल, स्टेटमेंट, आगे चल के और भी 2-3 टॉपिक और हैं इसमें, है ना। इंडिफरेंस मैप, इंडिफरेंस कर्व क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, अगर यू शेप में बन रहे हैं, सी शेप में बन रहे हैं तो क्यों बन रहे हैं, ये सारे टॉपिक अपन आज ही खत्म करेंगे। कल वाले चैप्टर वीडियो में मैं आपको बजट लाइन समझा दूंगा और चैप्टर खत्म हो जाएगा, बस 5-6 वीडियो का चैप्टर बना। ठीक है, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है जो आपको लिखना है आपकी कॉपीज में, लिखो इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व होता क्या है? इट रेफर्स टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स। काय के? वेरियस अल्टरनेटिव्स के। किस चीज के? which a consumer can buy। एक कंज्यूमर जो कि वेरियस अल्टरनेटिव किसी भी कमोडिटी के खरीद सकता है, उनके वेरियस अल्टरनेटिव्स को एक गिवन प्राइस में, जिन पे वो इंडिफरेंस है, उसको जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे उसको हम क्या बोलेंगे? इंडिफरेंस कर्व बोलेंगे। सर नहीं आया समझ में? ठीक है, आसान भाषा में समझो। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इतना तो आया। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किस चीज का? उन दो कमोडिटीज का जो कि एक कंज्यूमर एक गिवन प्राइस पर खरीद सकता है। जैसे सपोज मान के चलो कि भाई ये कंज्यूमर है जिसके पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज है। अपन मान लेते हैं कि ये कंज्यूमर है जिसके पास 20 रुपए है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। कंज्यूमर है जिसके पास 20 रुपए है, ठीक है, 20 रुपीज, और उसके पास दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। अपन मान लेते हैं एप्पल एंड बनाना, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। अब वो उन 20 रुपए से 5 एप्पल और 0 बनाना खरीद पा रहा है। अभी उसने पूरा पैसा एप्पल खरीदने में लगा दिया, बनाना नहीं खरीदा। फिर उसने 4 एप्पल करे लेकिन बनाना 2 कर दिए, 3 एप्पल करे बनाना 4 कर दिए, 2 एप्पल करे बनाना 6 कर दिए, 1 करा बनाना 8 कर दिया, और जब 0 एप्पल खरीदने पे आया तो बनाना 10 खरीदने लगा। तो देखो अलग अलग कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं इसमें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, 6 कॉम्बिनेशन आए उसमें कमोडिटी के। सेम रिसोर्सेज पर, सेम प्राइसेस पर 6 बार या 6 तरीके से वो कोई भी कमोडिटी को खरीद सकता है ना। अब ऐसा नहीं हो सकता 3.5 उसने एप्पल खरीद ली, ऐसा नहीं होगा ना कभी भी। 3.5 एप्पल कैसे खरीदते हैं? ठीक है, तो इतने 6 अल्टरनेटिव वो खरीद सकता है, और इन 6 अल्टरनेटिव को जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंट करोगे इसको बोलेंगे इंडिफरेंस कर्व। बस, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशंस which a consumer can buy at a given price। एक गिवन प्राइस पर जो भी कंज्यूमर दो कमोडिटीज के कॉम्बिनेशन खरीद सकता है, उनको जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे उसको हम क्या बोलेंगे? इंडिफरेंस कर्व बोलेंगे सर। ठीक है, और उन कॉम्बिनेशंस के बीच में जो कंज्यूमर है वो कैसा है? इंडिफरेंस है। इंडिफरेंस है मतलब कि वो सारे ही जो कमोडिटीज हैं, सारे ही जो ग्रुप्स हैं वो अलग अलग हैं, एक से नहीं है एक भी ग्रुप। ठीक है, सारे ग्रुप्स अलग अलग हैं। अब क्योंकि वो सब अलग अलग हैं तो वो सब अलग अलग सेटिस्फेक्शन दे रहे होंगे, इसलिए वो सब में इंडिफरेंस है। क्लियर है? एक बार जल्दी से वापस से रिवाइज करो क्या होता है ग्राफिक इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन which represents all the combinations of two goods which a consumer can buy at a given period of time, at a given price, at a given resources। फिक्स्ड रिसोर्सेज, फिक्स्ड प्राइस पर, एक पर्टिकुलर समय पर जितने भी दो कमोडिटीज के कॉम्बिनेशन एक कस्टमर खरीद सकता है, उसको जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे उसको हम क्या बोलेंगे? इंडिफरेंस कर्व बोलेंगे। ठीक है, समझ आया अच्छे से? कोई समस्या तो नहीं है इंडिफरेंस कर्व में? एक बार वापस से बोल के बताऊं क्या? सर, इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट व्हिच अ कंज्यूमर कैन बाय है ना, ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस एट अ गिवन प्राइस, एट अ गिवन रिसोर्सेज। गिवन प्राइस, गिवन रिसोर्सेज पर दो कमोडिटीज के सारे कॉम्बिनेशन, जितने भी कॉम्बिनेशन एक कंज्यूमर खरीद सकता है, उसको जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे उसको आप क्या बोलोगे? इंडिफरेंस कर्व बोलोगे। क्लियर है? अच्छे से समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये कहलाता है इंडिफरेंस कर्व। अपन ने एग्जांपल भी देखा, शेड्यूल बनाओ सर, तो शेड्यूल वो बना, शेड्यूल वही का वही सेम शेड्यूल यहाँ बनेगा। ठीक है,
मैं बना भी दे रहा हूँ, शॉर्ट में हो सकता है शायद इससे नीचे ना दिख रहा हो आपको, मैं कोशिश कर रहा हूँ यहीं तक बना दूँ। ठीक है, तो भाई शेड्यूल बना लेते हैं फटाक से। तो शेड्यूल में अपन लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं क्वांटिटी, या अपन लिख देते हैं कॉम्बिनेशन, नॉट क्वांटिटी, कॉम्बिनेशन। कितने कॉम्बिनेशन है, तो अपन लिख दिया A B C D E F, 6 कॉम्बिनेशन खरीद सकता है। पहला ले लिया हमने एप्पल और दूसरा ले लिया हमने बनाना। वही की वही उठा के यहाँ लिख दो कि जब हम 5 एप्पल खरीद रहे थे तो 0 बनाना खरीद रहे थे, 4 एप्पल खरीदने लगे, 4 एप्पल कर दिए तो 2 बनाना खरीदने लगे, 3 एप्पल कर दिए तो 6 बनाना खरीदने लगे, 2 एप्पल कर दिए तो 8 बनाना खरीदने लगे, फिर 1 एप्पल करा तो 10 बनाना खरीदने लगे, है ना। और जब 0 एप्पल कर दिए तो हम 12 बनाना खरीदने लगे। इस टाइप से हम खरीदने लगे सर, है ना। अब ये मत बोलना सर 2 के बाद डायरेक्ट 6 क्यों आया, 8 10 12 4 आना चाहिए यहाँ, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं, मेरे मन से कर रहा हूँ ये, तो कुछ भी कॉम्बिनेशन खरीद सकता हूँ मैं, है ना। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं, बाकी आप चाहो तो कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, आप चाहो तो लिख दे रहा हूँ मैं 4 6 8 10। क्लियर। अब आपके मन से लिख सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है कि सर अगर 2-2 के गैप से बढ़ रहा है तो सारे ही 2-2 के गैप से बढ़ेंगे क्या। हाँ, आप आपके मन से कम ज्यादा करके भी बढ़ा सकते हो, इनको भी और इनको भी, ऐसा कोई जरूरी नहीं रहता, है ना। दिस इज नॉट अ मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से बनता है शेड्यूल। बात करें कर्व की, इंडिफरेंस कर्व का कर्व कैसे बनता है, तो इंडिफरेंस कर्व का कर्व बनेगा इस टाइप से, गाड़ी बनी है, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व कैसा बनेगा, इंडिफरेंस कर्व हमेशा बनेगा, ये हो गया आपका y एक्सिस, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये आपका x एक्सिस। और जब मैं इनको रिप्रेजेंट करूंगा तो आप देखो कि रिप्रेजेंट कैसे हो रहा है, ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो हमेशा ये कैसा बनेगा, एक सी शेप कर्व बनेगा, ये कहलाता है आईसी कर्व या इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। ये कहलाते हैं आईसी कर्व। आईसी कर्व कैसा बनता है, हमेशा सी शेप कर्व बनता है। सी शेप क्यों, क्योंकि जब आप एक कॉम्बिनेशन को, जैसे सपोज आप ये कॉम्बिनेशन खरीद रहे थे और आपको इस वाले का ज्यादा खरीदना है, आप इधर ज्यादा बढ़ गए तो यहाँ पे आपको उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। देखो यहाँ की जगह अपन यहाँ पे ले रहे हैं, उसको कम करना पड़ा। और आगे बढ़ूंगा, यहाँ जाऊंगा तो और कम करना पड़ेगा, और आगे बढ़ूंगा तो और कम करना पड़ेगा। इस तरीके से मैं कम करते चला जाऊंगा, है ना। कि अगर आप एक कमोडिटी ज्यादा खरीद रहे हो तो आपको दूसरी कमोडिटी कम करनी पड़ेगी। व्हाई, बिकॉज यू आर हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेज। आपके पास रिसोर्सेज तो कम ही है ना, आपके पास रिसोर्सेज तो अभी भी 20 रुपए है ना, थोड़ी कि आपके पास रिसोर्सेज भी बढ़ती जा रही है। रिसोर्सेज बढ़ जाएगी, आईसी कर्व बचेगी कि आईसी कर्व आगे खिसक जाएगा, ठीक है। तो रिसोर्सेज क्योंकि उतनी ही उतनी है, तो उतनी रिसोर्सेज में आप जितने कमोडिटी के कॉम्बिनेशंस खरीद सकते हो वो आपने सब खरीद लिए। और जितने आपने कॉम्बिनेशंस खरीदे, हमने देख लिए सर 6 कॉम्बिनेशन हमने खरीद पाए। उन 6 के 6 कॉम्बिनेशन को जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे, दैट इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व, है ना। और इंडिफरेंस कर्व कैसा बनता है सर, एक सी शेप कर्व बनता है। इतना समझ आया, ठीक है। यहां तक तो कोई समस्या नहीं गई। क्या क्या पढ़ा अपन ने पढ़ा, सबसे पहले तो एक छोटी सी टॉपिक पढ़ा कि हाँ भैया ये नंबर से नहीं रैंक्स के हिसाब से बात करते। फिर हमने पढ़ा इंडिफरेंस कर्व के बारे में, इंडिफरेंस कर्व का हमने डेफिनेशन पढ़ी, स्टेटमेंट पढ़ा, फिर शेड्यूल बनाया और ग्राफ बनाया हमने, ठीक है। क्या सर ये ग्राफ सीधा नहीं बन सकता, सीधा भी बन सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बना के बता दूंगे सीधा वाला भी, या नहीं सीधा भी बनाना हो तो ऐसा बन जाएगा, वो हल्का सा टिल्टेड बनेगा, बिल्कुल ही सीधा नहीं बनेगा, ऐसा हल्का सा टिल्टेड बनेगा, ठीक है। तो ऐसा क्रॉस में भी बना सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं। बट क्योंकि वो कर्व है तो स्ट्रेट लाइन बनाने की बजाय हम उसको कर्व में ही बनाए तो ज्यादा बेहतर है, उसको सी शेप कर्व में ही बनना चाहिए। चलो अब ये बताओ, ये शो क्या कर रहा है, ऑब्जर्वेशन लिखे अपन अब इसकी, ये शो क्या कर रहा है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व शोज दैट इफ यू हैव टू कंज्यूम मोर ऑफ सेकंड कमोडिटी, अगर आपको ज्यादा सेकंड कमोडिटी खरीदना है, देन यू हैव टू सैक्रिफाइस द फर्स्ट कमोडिटी। आपको अगर दूसरी कमोडिटी ज्यादा खरीदना है तो पहली कमोडिटी थोड़ी सी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी आपको पहली कमोडिटी सैक्रिफाइस, बिकॉज आपके पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, एंड इफ वी आर हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेज, देन if you want to consume more of second commodity, then you have to consume less of first commodity. Clear है? Sorry. बात करें, सपोज मान के चलो कि आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है।
अब उस 100 रुपए में आप 2 कमोडिटी खरीद सकते हो। लेट्स अज्यूम कि अ चिप्स ऑफ 10 रुपीज एंड अ चॉकलेट ऑफ 10 रुपीज। तो अब आपके पास कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बना लो अपनी कॉपीज में कि सर मैं एक भी चिप्स नहीं खरीद रहा हूँ, 10 की 10 चॉकलेट खरीद ली। मैंने 9 चॉकलेट खरीद ली, 1 चिप्स खरीद लिया, 8 चॉकलेट खरीद ली, 2 चिप्स खरीद लिए, एंड सो ऑन, ऐसा खरीदता चला गया। तो लगभग 10-11 मेरे पास कॉम्बिनेशंस बन गए, है ना। अब इनमें से जो भी इन कॉम्बिनेशंस को जब मैं ग्राफिकली मैंने रिप्रेजेंट करा तो मेरे को समझ आया कि मेरे को जब अगर मेरे को चिप्स ज्यादा खरीदना है तो मेरे को चॉकलेट कम खरीदनी पड़ रही है सर, है ना। क्यों? बिकॉज मेरे पास तो जेब में 100 रुपए है ना, और यहाँ पर इकोनॉमिक्स में उसने बोल के रखा है आईसी कर्व में खासकर कि भैया कभी भी कोई भी कंज्यूमर अपना जो रिसोर्सेज है उसमें चेंजेस नहीं आना चाहिए, गिवन रिसोर्सेज पर ही आपको काम करना है, ना वो 110 होगी ना 90 होगी, ठीक है। सो ये कहलाता है इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप, सॉरी इंडिफरेंस कर्व, शेड्यूल एंड ऑब्जर्वेशन। 3-4 लाइन की ऑब्जर्वेशन है, ज्यादा बड़ी ऑब्जर्वेशन है भी नहीं। आप चाहो तो इस ऑब्जर्वेशन को यहां लिख सकते हो कि अब पर्सन, ये हो गया हमारा पॉइंट ए, या क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन ए, ये हो गया कॉम्बिनेशन बी, ये सी, ये डी, और ऐसे ही ई एफ जी एच जितने कॉम्बिनेशन हो वो आते चले जाएंगे। तो इफ अ पर्सन इज कमिंग फ्रॉम कॉम्बिनेशन ए टू कॉम्बिनेशन बी, दिस मींस कि वो एक कमोडिटी ज्यादा यूज कर रहा है, एक कमोडिटी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, दूसरी कमोडिटी को उसने कम कर दिया होगा। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि ये एप्पल अभी भी 5 रहे लेकिन बनाना 2 हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आपको बनाना ज्यादा कंज्यूम करना है तो आपको एप्पल कम कंज्यूम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये था पूरा चीज, अच्छे से समझ आया, कोई समस्या तो नहीं है। इसमें हमेशा ध्यान रखना, क्या सिर्फ 2 कॉम्बिनेशंस को हम लेके चलते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब एक रैशनल कंज्यूमर है भाई, वो तो कितने ही कॉम्बिनेशंस यूज कर सकता है, 5, 10, 15, 20। अब अपन ही है, आप हो, मैं हूँ, हजारों प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं हम दिन भर में, तो हमें इंडिफरेंस कर्व तो हमारा बनेगा ही नहीं, क्योंकि सर ने तो बताई थी 2 कॉम्बिनेशन। तो 2 कॉम्बिनेशन वाली बात ये है कि सिंपल तरीके से समझने के लिए अपन 2 कॉम्बिनेशन यहाँ पर लेकर चलते हैं, कॉम्बिनेशन 2 प्रोडक्ट अपन यहाँ पर लेकर चलते हैं, 2 कमोडिटी अपन यहाँ पर लेकर चलते हैं, कमोडिटी ए एंड कमोडिटी बी, है ना। अब ई एफ जी एच हजारों कमोडिटी यूज कर सकते हो, डजंट मैटर, उनका भी सेटिस्फेक्शन लेवल ऐसे ही निकलेगा इंडिफरेंस कर्व से, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब क्योंकि वो अपने को सिलेबस में नहीं है तो अपने को नहीं पढ़ना है। आगे चल के ये चीजें और थोड़ी सी टिपिकल होंगी जब आप आगे अगर कोई परस्यू कर रहे हो इकोनॉमिक्स आपके बैचलर्स और मास्टर्स में, वहां आपको पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए तो इतना ही था अभी तो, कि आपने ये सब पढ़ा, इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट वाली टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है वो ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट वाली स्लाइड। चलिए, सो जो नेक्स्ट टॉपिक अपने को पढ़ना है, इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इंडिफरेंस कर्व। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए थे इंडिफरेंस कर्व के बारे में। अभी अपन ने इंडिफरेंस कर्व सब कुछ पढ़ा, उसके ऑब्जर्वेशन तक पढ़ा, है ना। अपन ने देखा उसका स्टेटमेंट, फिर उसका शेड्यूल, फिर उसका ग्राफ मतलब कर्व, और उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन आपको खुद को लिखनी पड़ती है, मैं सिर्फ समझाता हूँ, है ना, ये मैं हर बार ही करता हूँ। अपन बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आ जाते हैं पेपर्स में, है ना। हालांकि वो टॉपिक से हटके ये पॉइंट्स, बट फिर भी कई बार आ जाते हैं, और ये पॉइंट मैं फिर समझा चुका हूँ, एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंक्रीज इन वन गुड्स रिक्वायर डिक्रीज इन अदर गुड्स। अभी अपन ने जब इंडिफरेंस कर्व देखा, शेड्यूल देखा, तो उसमें हमने देखा ना कि अगर हमें एक कमोडिटी बढ़ानी पड़ रही तो दूसरी कमोडिटी हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज यू हैव टू क्रिएट द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, and if you want to create the different combination then you have to decrease one good and increase another good। आप कॉम्बिनेशन कब बना सकते हो किसी भी चीज का? जब आप कोई चीज में चेंज लेकर आओगे, उन कमोडिटीज में चेंज लेकर आओगे। एक बढ़ रही है दूसरी घटानी पड़ेगी, एक घट रही है दूसरी बढ़ानी पड़ेगी, ये आपकी मजबूरी है, बिकॉज कॉम्बिनेशंस तभी तो बन पाएंगे। सपोज आप मान के चलो कि 10 बच्चे हैं, आपने 5-5 का ग्रुप बना दिया दोनों बच्चों का, 5 बच्चे इधर खड़े कर दिए, 5 बच्चे मेरे राइट हैंड साइड खड़े कर दिए, 5 लेफ्ट हैंड साइड खड़े कर दिए। ये पहला कॉम्बिनेशन हो गया 5:5 का। अब मुझे अगर दूसरा कॉम्बिनेशन बनाना है तो मेरे को चेंज करना पड़ेगा ना, किसी एक को कम करना पड़ेगा, किसी एक को बढ़ाना पड़ेगा, तो ही मैं चेंज कर सकता हूँ। मैंने एक बच्चा यहाँ से राइट वाले ग्रुप से उठाया, लेफ्ट वाले ग्रुप में लगा दिया। अब यहाँ कितने हो गए 4, यहाँ कितने हो गए 6, तो ये रेशियो कितना हो गया 6:4 का हो गया। अभी कितना था 5:5 का था, फिर 6:4 का हो गया, फिर 7:3 का हो जाएगा, फिर 8:2 का हो जाएगा, फिर 9:1 का हो जाएगा, फिर 10:0 का हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ के बच्चे भी तो इधर आ सकते हैं, तो कई सारे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। तो कॉम्बिनेशंस तभी बन पाते हैं, इंडिफरेंस कर्व तभी काम करता है व्हेन इंक्रीज इन वन कमोडिटी चेंजेस दैट रिक्वायर्स डिक्रीज इन अनदर कमोडिटी और अनदर गुड। अगर
इसी कर्व आपको बनाना है तो अगर आप कोई एक गुड को बढ़ा रहे हो तो आपको दूसरा गुड कम करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपका रिक्वायरमेंट है उसमें। सेकंड, व्हाई डज इट हैपेंस, क्यों होता है ऐसा? बिकॉज आप ऐसा नहीं कर सकते कि सपोज मान के चलो कि आपने 10 एप्पल खरीदे, 0 बनाना खरीदे, यहाँ पे आप 9 एप्पल ले आए और 2 बनाना कर रहे हो, तो ये तो हो जाएगा। बट आप सोचो कि यहाँ पे एप्पल 10 के 10 रहे हैं और बनाना 2 हो जाए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। क्यों? बिकॉज यहाँ पर अगर ऐसा होगा तो आपको सेटिस्फेक्शन इससे ज्यादा इसमें मिलेगा, है ना। क्यों मिलेगा इसमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन? कि आपने पहला कमोडिटी तो कम किया ही नहीं और दूसरा कमोडिटी भी बढ़ा दिया, तो भाई ये तो फायदा हो गया ना मुझे, तो मेरे को यहाँ ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा। फिर तीसरे पे जाऊंगा तो और ज्यादा मिलेगा, चौथे पे जाऊंगा और ज्यादा मिलेगा, तो कर्व बन ही नहीं पाएगा, है ना। वो तो फिर ऐसा सीधी खड़ी लाइन बनेगी। क्यों? क्योंकि मेरे को सेटिस्फेक्शन बढ़ता ही चला जा रहा है मेरा, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज अगर आप इस तरीके से काम करोगे, अगर आप एक कमोडिटी को कम और दूसरी को नहीं बढ़ाओगे, देन जो भी आप कॉम्बिनेशंस बना रहे हो जो भी आप कॉम्बिनेशंस बना रहे हो वो हमेशा एक्सेस अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे, और उन एक्सेस अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन की वजह से वो कॉम्बिनेशंस जो हैं वो गलत सेटिस्फेक्शन लेवल बताएंगे, तो आप सही सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं जान पाओगे उसमें, इसलिए ये किया जाता है। समझ आया दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट? कुछ नहीं है, सिंपल से पॉइंट है, उनका सिर्फ कहना ये है कि भाई ऐसा क्यों होता है या क्या होता है, तो आपको ये सिर्फ ये समझाना है कि हाँ सर या हाँ जो भी आप जिसको भी समझा रहे हो पेपर में, कि अगर आपको एक कमोडिटी कम करनी पड़ रही है तो आप दूसरी ऑटोमेटिक बढ़ाओगे, या एक बढ़ानी पड़ रही है तो आपको दूसरी कम करनी पड़ेगी, बिकॉज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। आपके पास एक गिवन पर्टिकुलर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आपको रिसोर्सेज चेंज नहीं कर सकते, और उन रिसोर्सेज पे जितने कॉम्बिनेशन अटेन हो सकते हैं, मेरे पास 10 ही बच्चे हैं, वही 5:5, 6:4, 7:3 या इस टाइप के कॉम्बिनेशन दे सकता हूँ। मैं ये थोड़ी कर सकता हूँ 6:5 हो जाए, 6:5 ये तो 11 बच्चे हो गए, मेरे पास तो थे ही 10 बच्चे ना, मेरे पास रिसोर्सेज ही 10 स्टूडेंट्स की थी, 11 कैसे हो सकते हैं? तो पॉसिबल ही नहीं है, इस वजह से ये काम होता है। क्लियर है? अच्छे से समझ आया? नेक्स्ट टॉपिक डालो अपनी कॉपीज में, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस होता क्या है? पहले तो पढ़ते हैं अपन मोनोटोनिक प्रेफरेंस को, जो अपन ने लिख रखा है। इट मींस दैट अ रैशनल कंज्यूमर, एक रैशनल कंज्यूमर, एक ऐसा कंज्यूमर जो कि रैशनल है, अपने आप में उसका जो नेचर है वो रैशनल है। एक रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ दैट कमोडिटी व्हिच ऑफर्स हिम हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। एक रैशनल कंज्यूमर हमेशा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं कमोडिटी के, तो वो हमेशा वो कमोडिटी चूज करेगा जिसमें उसको ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। सपोज वही चॉकलेट और चिप्स का अपन एग्जांपल ले लेते हैं कि आई एम हैविंग 10 चॉकलेट्स एंड आई एम हैविंग 10 चिप्स, ठीक है, मेरे पास 10 चॉकलेट 10 चिप्स है, और दूसरे कॉम्बिनेशन में मैंने देखा कि मेरे पास 6 चॉकलेट बची और 10 ही चिप्स बचे, तो ऑफ कोर्स की बात है मेरे को ज्यादा सेटिस्फेक्शन किसमें मिल रहा होगा? सर इसमें मिल रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो चॉकलेट की मात्रा है वो 4 यूनिट ज्यादा है, भले ही चिप्स सेम है, डजंट मैटर, बट यहाँ पे मेरी चॉकलेट की मात्रा जो है वो ज्यादा है, तो मुझे यहाँ से सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा। अब क्योंकि मुझे यहाँ ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो दैट विल बिकम माय मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब है आप हमेशा वो कॉम्बिनेशन चूज करोगे जो आपको हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देकर जा रहा है। आप हमेशा उस बंदे को चूज करोगे। सपोज यू आर वॉचिंग माई वीडियो, तो आप मेरी वीडियो इसलिए देख रहे हो बिकॉज इस वीडियो के कॉम्बिनेशन से जो भी अपन जो पूरी सीरीज चला रहे हैं, इन सीरीज के कॉम्बिनेशन से आपको बेस्ट सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। आप किसी दूसरे टीचर के पास क्यों नहीं जा रहे हो? बिकॉज आई एम योर मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मैं आपका क्या हूँ? मोनोटोनिक प्रेफरेंस हूँ, ठीक है। सपोज मान लो आपके जितने भी लड़के हैं उनके लिए और जितनी भी लड़कियां उनके लिए भी ये एग्जांपल है। आप लड़के लड़कियों को मान लें, लड़कियां लड़कों को मान लें। सपोज आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, अब आपके पास 2 बॉयफ्रेंड और 2 गर्लफ्रेंड है, ठीक है। अब आप किसको आपका मोनोटोनिक प्रेफरेंस मानोगे? किसको सबसे पहले चूज करोगे? जो आपको बेस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है या दे रही है, कि हाँ सर ये मुझे चॉकलेट दिलाता है, ये मुझे फ्लावर्स दिलाता है, ये मेरी केयर करता है, तो ये ज्यादा बेहतर है। सर ये चॉकलेट और फ्लावर्स तो दिलाता है लेकिन ये केयर नहीं करता, तो ये सेकंड लेवल पे है मेरे लिए। तो मेरा मोनोटोनिक प्रेफरेंस कौन हो गया? मेरा जो पहला वाला पार्टनर है, दैट विल बिकम माय मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अब हालांकि आप बच्चे हो, आपको ऐसे एग्जांपल्स नहीं देना चाहिए, बट मजेदार तरीके से समझाने का तरीका है। सो यू विल चूज। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है?
मोनोटॉनिक प्रेफरेंस इज अ प्रेफरेंस और इट इज अ क्या बोलते हैं, कहाँ गया, हाँ, इट मींस दैट अ रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ दैट कमोडिटी। एक रैशनल कंज्यूमर हमेशा वो कमोडिटी चूज करेगा जिससे उसको बेस्ट सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। आई विल चूज माय फर्स्ट बॉयफ्रेंड रादर देन माय सेकंड बॉयफ्रेंड, या आई विल चूज माय फर्स्ट गर्लफ्रेंड रादर देन माय सेकंड गर्लफ्रेंड बिकॉज मुझे उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है दूसरे वाले से कम। ठीक है, आई विल चूज माय फर्स्ट कॉम्बिनेशन व्हिच गिव्स मी 10 चॉकलेट्स एंड 10 चिप्स इंस्टेड ऑफ 6 चॉकलेट्स एंड 10 चिप्स बिकॉज मुझे इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा इसके कंपैरिजन में। क्लियर है? दैट इज नोन एज मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। ये आईसी कर्व से अलग हटके एक टॉपिक है पूरा, है ना, इसमें मत डालना उसको। सो दिस इज नोन एज मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। छोटा सा टॉपिक था, समझा दिया। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, ये वीडियो का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद अपन जो अभी आईसी कर्व और बचा है, थोड़ा बहुत टॉपिक्स और बचे, वो अपन कल वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे और कल ही अपन स्टार्ट करेंगे हमारा बजट लाइन। ठीक है, लगभग 1-2 वीडियोस में खत्म हो जाएगा ये पूरा चैप्टर। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या होता है? अरे इंडिफरेंस कर्व क्या था? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज। जितने भी कॉम्बिनेशंस हम दो कमोडिटीज के बना सकते हैं उसको जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर रहे हो दैट इज आईसी कर्व। अब आईसी कर्व भी बहुत सारे होते हैं, तो आईसी कर्व की फैमिली जब आप एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हो दैट इज नोन एज आईसी मैप, इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या होता है? इंडिफरेंस मैप रेफर्स टू अ फैमिली ऑफ ऑल आईसी कर्व। इंडिफरेंस कर्व की पूरी फैमिली विच शोज डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जो अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो कर रही है। सपोज ये आईसी कर्व, ये IC1 नाम दे देते हैं अपन इसको, तो ये तो आईसी कर्व हो गया। सपोज मानो कि मेरे रिसोर्सेज बढ़ गए तो मेरा आईसी भी बढ़ जाएगा, IC2 और बढ़ गए तो और बढ़ जाएगा IC3 और बढ़ गए तो और बढ़ जाएगा IC4। तो कितने आईसी हो गए सर? 4 आईसीज हो गए, 4 इंडिफरेंस कर्व हो गए। तो ये क्या कहलाएगी? इंडिफरेंस कर्व की फैमिली। जब आप पूरी फैमिली को एक सिंगल ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हो दैट इज नोन एज इंडिफरेंस मैप। तो इंडिफरेंस मैप क्या होता है? इंडिफरेंस मैप इज अ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व व्हिच शोज एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, और एज आईसी कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड, जैसे जैसे आईसी कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, सेटिस्फेक्शन लेवल आल्सो इंक्रीजेस, सेटिस्फेक्शन लेवल भी बढ़ता जाएगा। जो सेटिस्फेक्शन मेरे को इस पे मिल रहा था वो उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन इस पे मिलेगा, उससे ज्यादा इस पे मिलेगा और उससे ज्यादा इस पे मिलेगा। ठीक है, बस यही है आईसी मैप। इंडिफरेंस मैप क्या होता है? इंडिफरेंस मैप इज अ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, दैट्स इट। इंडिफरेंस मैप क्या होता है? इंडिफरेंस मैप इज अ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व व्हिच शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्लियर है? ये उसका मैप बन जाएगा। क्लियर है? खत्म। चल एक बार वापस से रिकैप करो क्या क्या पढ़ा आज अपन ने। आज अपन ने पढ़ा चालू किया ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच में हमने सबसे पहले पढ़ा इंडिफरेंस कर्व के बारे में। इंडिफरेंस कर्व के बारे में हमने पढ़ा इंडिफरेंस शेड्यूल, मतलब इंडिफरेंस कर्व का शेड्यूल। फिर हमने उसका कर्व पढ़ा। ठीक है, मतलब पहले तो स्टेटमेंट पढ़ी, फिर शेड्यूल पढ़ा, फिर कर्व पढ़ा, फिर ऑब्जर्वेशन भी देखा हमने कि सर एक चीज कम होने की वजह से दूसरी चीज बढ़ जाती है वगैरह वगैरह। फिर हमने देखा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, जो ऑब्जर्वेशन में हमने पॉइंट पढ़ गया है जिस हिसाब से वही के वही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखे हुए हैं बस सब, क्योंकि वो आपकी बुक्स में अलग से लिखे हुए थे तो मेरे को अलग से बताने पड़े। तो फिर हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े। फिर हमने पढ़ा मोनोटॉनिक प्रेफरेंस के बारे में कि मोनोटॉनिक प्रेफरेंस क्या होता है, अपन ने चूज करी थी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, है ना। और लास्ट में हमने देखा इंडिफरेंस मैप। क्लियर है? सिंपल भाषा में सारे टॉपिक समझा दिए। होपफुली आपको सारे टॉपिक समझ आए होंगे। नहीं समझ आए एक बार वापस से रिकैप करो, वापस से नए तरह से देखना चालू करो पूरी वीडियो। आधे घंटे की वीडियो, कोई बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो है भी नहीं, है ना। जल्दी से देखो, नोट्स बनाओ अपनी कॉपीज में एंड खत्म करो इस टॉपिक को। ठीक है, कल से अपन नए टॉपिक्स पढ़ेंगे, नए चीजों के साथ में आऊंगा आपके लिए, नए सारे टॉपिक्स लेकर और भी नई नई चीजें पढ़ेंगे। Till then, thank you so much guys. All the best for your future. Like, share, subscribe my channel and share this videos to all your friends ताकि आपके साथ साथ उनका भी benefit हो सके. Till then, thank you so much guys. All the best for your future.